नाज़रीन, मुल्क की सियासत में गैर महज़ब रवैये परवान चढ़े जा रहे हैं। जिन जिन्नात और जादू के जरिए फैसले करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सियासी मुखालिफत ने मुखालिफिन के अहले खाना के खिलाफ भी बयानबाजी की जा रही है। इस बयानबाजी में अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया पर बेजा तनकीद की जा रही है, हालांकि वो सियासत से बिल्कुल दूर हैं, किसी सियासी सरगर्मी में शरीक नहीं होती हैं। अगर कभी वो मीडिया की किसी खबर में आई भी हैं तो उस खबर का ताल्लुक उनके फलाही इक़दामात से था। इसके बावजूद अपोजिशन जमातें खातून अव्वल को अपने बयानात का निशाना बनाती है, निशाना बनाते हुए नाशाइस्ता इल्ज़ामात लगाती हैं। क्या सियासत में इस कदर गिरावट अपोजिशन के लिए काबिल कबूल है? आज मुस्लिम की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क की अहम तरीन तकर्रियां जादू टोने और जिन्नात के जरिए की जा रही हैं। एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज है, वो जादू टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना कोई हैरानगी की या चंबे की बात नहीं है। मरियम नवाज शरीफ के जवाब में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नून लीग माजी में भी बेनज़ीर भुट्टो से लेकर जमायमा खान तक अपने मुखालिफिन की खवातीन को निशाना। ये वही खानदान है जिन्होंने हमेशा अपने मुखालिफिन की खवातीन हो या उनकी अपनी जाती जिंदगी हो, उनके ऊपर इन्होंने हमेशा बहतानबाजी की। ये इनका बड़ा पुराना काम है। तो मैं हैरान हूँ कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। आखिर ये तरीका क्या है? सियासी मुखालिफिन की खवातीन के बारे में नाजेबा गुफ्तगू करने की तुक ही क्या है? मरियम नवाज तो खुद खातून है, इन्हें तो किसी खातून से मुतल्लिक बात करते हुए ज्यादा हसास होना चाहिए, ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। खुद इनके चचा शहबाज शरीफ जो इस साल 23 सितंबर को 70 साल के हो चुके हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत से मौके पर इस तरह के बयान दे चुके हैं। कभी कहते हैं इस्लामाबाद जादू टोने की गिरफ्त में है, कभी कहते हैं हुकूमत जादू टोने से चलाई जा रही है और फूके मार मार कर वुज़रा की तैनातियां की। इस्लामाबाद तो अब जादू टूने के वो गिरफ्त में है। जादू टूने से हुकूमत चला रहा है, जादू टूने से और फूंके मार कर तैनाती हो रही है किसी वजीर की, किसी मशीर की। मैं जब इसको जादू टूना कहता हूँ तो बड़े नाराज होते हैं कि तुम जादू टूने का इस्तेमाल क्यों करते हो। फिर मैं जब कहता हूँ कि ये किसी डब्बा पीर ने बात की है, फिर और नाराज होते हैं कि डब्बा पीर की बात क्यों करते हो। मुस्लिम लीग नून के ही एक और मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ इसी तरह की गुफ्तगू की थी और बाद में ये करते हुए सोचा तक नहीं था कि उनकी पार्टी में और उनके घर में भी खवातीन मौजूद है। क्या एक सियासी रहनुमा को इस तरह की गुफ्तगू करनी? पीपल्स पार्टी तो खुद नून लीग की जानिब से ऐसे रवैये का शिकार हो चुकी है। जब बेनज़ीर भुट्टो सियासत में आई थी तो नून लीग ने उनके खिलाफ भी नामौजूद इल्ज़ामात लगाए थे। उसके बावजूद बिलावल भुट्टो भी ऐसे ही बयानात दे चुके हैं। ये कह चुके हैं कि मुल्क जादू से चलाया जा रहा है और अहम तकर्रियां भी जादू से ही की। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। पंजाब का वजीर आला का फैसला किसने किया? क्या किसी जादूगरनी ने किया या खलाए मखलूक ने किया? मईशत चंदा से नहीं, सियासत गाली से नहीं और मुल्क जादू से नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस किस्म के बयानात पर अपने रंज का इजहार कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि उनकी अहलिया अवामी शख्सियत नहीं है, उसके बावजूद उनके खिलाफ बयान। कभी भी मैंने इस तरह लोगों को गिरते नहीं देखा जिस तरह इन्होंने बुशरा बेगम को अटैक किया। जो वो ना वो पॉलिटिक्स में है, ना वो कोई पब्लिक फिगर है, ना वो कोई आती है सामने। बस हमने कभी हमारी पार्टी में से किसी ने कुलसूम नवाज के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा और ना ही कहना चाहिए, यह तहजीब के खिलाफ है। अब सवाल ये है कि क्या इस हद तक गिरावट अपोजिशन के लिए काबिल कबूल है? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? क्या ज़ेब देता है कि खवातीन पर इल्ज़ामात लगाए जाए, घरेलू घर की खवातीन पर इल्ज़ामात लगाए जाए, जिन्नात और जादू टोने के जरिए फैसले करने के इल्जामात लगाए जाए? और सवाल तो यह भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो कभी भी किसी सियासी लीडर के खानदान की गैर सियासी खवातीन पर बात नहीं की, फिर अपोजिशन ऐसा क्यों कर रही है? पूछेंगे नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी साहब। वैसे ये अफसोस की बात, यकीन
यकीन कीजिए अफसोस हुआ। सियासत में अब तो आप लोगों को इतना मैच्योर हो जाना चाहिए था। ये 90 की दहाई में आप लोगों ने बीबी साहिबा के साथ किया, अब आप कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ कि जो सियासत से दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको नहीं लगता कि इस पे पूरी नून लीग को शर्मिंदगी का इज़हार करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए सर इस रवैये पे जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है और बड़े अरसे से अपनाया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उंगलियां यकीनन इमरान खान की तरफ उठती हैं और मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे देता हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो पंजाब है और ये 11 करोड़ की आबादी का ये जो सूबा है, उसमें वो फर्द लगाया गया है जिसका ना कोई पॉलिटिकल कैरियर है, ना उसकी पीटीआई से कोई वाबस्तगी थी, ना उसका कोई प्रोफेशनल है, कोई एक्सपीरियंस है। एक आदमी को उठाकर और उसकी बुनियाद में जब गौर किया गया तो पता चला कि वो किसी फाल से निकले हैं या वो किसी इसी तरह के ख्वाब से निकले हैं। उसके बाद दूसरी अपॉइंटमेंट में आपको आजाद कश्मीर का वजीर आजम, जो इनके टॉप लोग थे, जो इनकी जो उम्मीदवार थे वजारत उज़्मा के, जो डिस्कस हो रहे थे, जिनकी एफिलिएशंस पीटीआई से पुरानी थी, वो एक पता नहीं कहां से न्याजी बेचारा निकाल के वो भी इसी तरह ही क्या कहते हैं निकला, उसका भी कुर्रा इसी तरह ही निकाला। सो बहुत सारी पोस्टिंग्स ऐसी हैं जिसपे ये सब कुछ, और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जब आप कुर्रे की बात कर रहे हैं, फाल की बात कर रहे हैं, जादू टोने की बात कर रहे हैं, आप क्या इमरान खान को कह रहे हैं कि वो जादू टोना करते हैं? तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं कि जनाब आप इमरान खान के घर को, उनके घर के अफराद को, उनकी जात को आप टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये गलत बात नहीं है ऐसा करना, सियासत में उनके घर को लेकर आना? देखिए, जाती जिंदगी पे बात तब तक है जब तक उनकी जात तक रहे। पंजाब का वजीर आला लगाया जाए, आजाद कश्मीर का वजीर आजम लगाया जाए, और अब की अपॉइंटमेंट जो कि इन्होंने, जिसका सत्यानाश जिस तरह 70 साल में नहीं हुआ, ये जो अभी डीजी आईएसआई के मामले पे जो चीजें सुनने में आ रही हैं, ये जात का मामला नहीं, अब ये मामला पाकिस्तान का बन गया है, अब ये मामला लोगों का बन गया है, अब ये अवामी मामला है। सो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में जो एक तरीका का, यानी आप इतनी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स अपने घर से या अपने इस जादू टूने से करेंगे। सो जादू टूने वाली जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो मेरा ख्याल है उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, और मैं ये समझता हूँ कि अब इनकी जात का मामला नहीं रहा, ये पाकिस्तान का मामला है और इज्तिमाई कौमी मफाद का मामला। लेकिन आप कितने बड़े इल्जाम का चॉइस साहब, कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। ये तो हेर से है, आपने सोशल मीडिया पे ये बात चलती है, वहां से सुन ली, किसी और के मुंह से सुन ली, इतनी बड़ी बात आप लोग कर जाते हैं पर सबूत को नहीं देते इसका। आप रोज टिकर चलाते हैं, बहुत बड़ा चैनल है आपका, जराए से जराए किसी ने देखे होते हैं, ये किसको किस तरह बात छुपाएंगे? चले मैं आपके सामने मैंने तो रख दिया, मुझे आप कोई एक तज़हीक, कोई एक बात बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट में बता दें कि यार इनकी अपॉइंटमेंट उसका मेरिट बनता है, कोई मेरिट ही नहीं है। और सो बात ये है, ये फिर बातें तभी लोगों ने सोचना शुरू की जब बुज़दार साहब लगे कि यार ये कौन सा क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया का पता चला है कि वो क्राइटेरिया है जादू टोने का, या क्राइटेरिया है वो कोई इस तरह के अमलात का कि किसी की अमलियात में से ये कुछ चीजें निकलती हैं, कोई जिन भूत ये फैसला करते हैं, तो ये फिर लोग पहुंच गए। तो ये अब मामला किसी की जात का राय नहीं है, यानी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें और आप मुझे बुज़दार जैसे लोग लगाएं और अहम पोस्टिंग्स में आप पाकिस्तान की इज्जत को रुसवा कर दें, तो आप कहें मेरी जात का मामला है। वैसे आई एम सॉरी सर, लेकिन ये भी कोई रीजन नहीं थी जो आप बता रहे हैं वजह के जनाब बुज़दार साहब को लगा दिया तो उसका मतलब है फाल निकला होगा या कोई जादू होगा या कोई तंत्र मंत्र पड़ा होगा। इस रीजन की मुझे समझ नहीं। फिर देखिए नुकसान क्या हुआ इसका। आप किसी को जादू टोने वाला कह रहे हैं, उन्होंने मरियम साहिबा को सियासी चुड़ैल कह दिया, तो ये जो गुफ्तगू चल पड़ी है ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को जनाब? कोई ये सियासत हो रही है, वो चुड़ैल कह रहे हैं, आप जादू टोना कह रहे हैं, और फिर गैर सियासी खवातीन को टारगेट किया जा रहा है सारे खेल के अंदर। ये देखिए मामला ये है कि ये सारे बेचारे इनको बांधा हुआ था पिछले चंद रोज से, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं। मरियम साहबा तो जब बात करती हैं टूट पड़ते हैं और काटने को दौड़ते हैं ये सारे। देखिए क्योंकि मरियम नवाज की बात जो है वो पाकिस्तान के लोगों की बात होती है, वो एक पॉपुलर लीडर बात करती हैं और इनको तो डर आएगा उनसे, इसलिए कि वो इनके लिए डरावना ख्वाब है और वो बात करती हैं तो इस तरह के लोग बोलते रहते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि
ये वो पंजाबी की मिसाल है कि वो जात की कोड कर ली और छतीरियों को जफे, ये जिस तरह के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरियम साहबा पे बातें करते हैं, ये वही लोग हैं और ऐसे लोग बातें करते रहते हैं, काफले गुजरते रहते हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। डॉलर महंगा हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में खसारा हो रहा है, महंगाई भी ऊपर जा रही है, बिजली गैस पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। IMF की शराइत के बाद ये कीमतें मजीद बढ़ेंगी, टैक्स मजीद बढ़ेंगे, पहले से परेशान अवाम मजीद परेशान हो जाएंगे। अमरीका से ताल्लुकात तनाव का शिकार, CPEC में ताखीर पर चीन भी नाराज है। दासू डैम पर काम करने वाली चीनी टीम पर हमले के बाद भी चीन नाखुश है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने IMF के कर्ज पर बहुत ही संगीन सवाल उठा दिए हैं। हुकूमत शरह नमू में इजाफे की जो पेशगोइयां करती है, IMF इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसके बावजूद हुकूमत क्यों कह रही है कि मुल्क की सिमत दुरुस्त। हुकूमत ने तो शरह नमू के लिए जो अहदाफ मुकर्रर कर रखे थे, IMF ने उनसे भी इत्तफाक नहीं किया है। हुकूमत ने कहा था कि अगले साल माशी तरक्की की शरह 5% होगी, इससे अगले साल 6%, जबकि IMF ने कहा है कि तरक्की की शरह 4% ही रहेगी, 2026 में जाकर 6%। हम अब आगे चलें इसको ग्रोथ की तरफ, तो शायद अगला साल जो है, जो मैं कह रहा था कि 5% हमें ग्रोथ दिखानी चाहिए, वो हो सकती है, और उसके अगले साल 6% प्लस हो सकती है। जही वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन अब IMF से मजीद कर्ज लेने अमरीका गए हुए हैं और IMF कर्ज देने की जो शराइत बता रहा है वो मान ली गई तो आवाम पर बोझ में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो जाएगा। IMF की फरमाइश ये है कि 225 अरब रुपए के इनकम टैक्स और 300 अरब रुपए के सेल्स टैक्स लगाए जाए। अगर IMF की ये बात मान ली गई तो 525 अरब रुपए का मिनी बजट आएगा। IMF ने शर्त रखी है कि गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म की जाए, गैस की कीमत 35% बढ़ाई जाए, बिजली की कीमत 2 रुपए फी यूनिट बढ़ाई जाए और पेट्रोल मस्तूआत की कीमतें 160 रुपए फी लीटर मुकर्रर की जाएं। माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन हमारे ही प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि IMF वो पॉलिसी लागू करता है जो लागू करने के लिए अमरीका इसे कहता है, और जो भी मुल्क कर्ज लेने जाए उससे 4 पॉलिसियों पर अमल कराया जाता है। 1, शरह सूद बढ़ाई जाए, 2, अखराजात कम किए जाएं, टैक्स बढ़ाए जाएं, 3, रुपए की कदर में कमी की जाए और 4, बिजली गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं। इसी वजह से डॉक्टर अशफाक IMF को पाकिस्तान की माशी तबाही का प्रोग्राम Damaging Pakistan's economy phase 2 has begun from May to 2021। जब भी IMF का प्रोग्राम रहेगा, मार धाड़ चलती रहेगी। और अब IMF से मिले कर्ज पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक खत सामने आया है जिसमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज शेख पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। FPCCI के खत में कहा गया है कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF की नाक के नीचे नुकसानदेह फैसले किए। ये खत वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को लिखा गया है। इस खत में कहा गया है कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने वफाकी कर्ज की कई साल के लिए महंगी शरह पर लिया, कलील मुद्दती कर्ज को बहुत ज्यादा शरह सूद पर तवील मुद्दती कर्ज में बदला गया। महंगाई की शरह 8 से 9% पर थी, लेकिन शरह सूद गैर मंतकी तौर पर 13.5% की गई। इसकी वजह से शरह नमू भी मनफी में गई। ये खत लिखने वाले FPCCI के चेयरमैन पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड यूनुस ढागा है। यही यूनुस ढागा सेक्रेटरी खजाना थे जब हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF से कर्ज की शराइत तय की थी। मामला तय होने से सिर्फ 3 दिन पहले IMF ने पहले से मंजूर शुदा शराइत के बजाय नई शराइत पेश कर दी। उस वक्त सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा ने मज़ाहमत की तो इन्हें गैर मुतल्लिक कर दिया गया। बाद में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ये बात एक्सप्रेस न्यूज के एक प्रोग्राम में बताई गई और यूनुस ढागा ने प्रोग्राम का वही हिस्सा ट्वीट करके शेर लिखा है, अंधेरी रात, तूफानी हवा, टूटी हुई कश्ती, यही असबाब क्या कम थे कि इस पर ना खुद हो। IMF ने करंट अकाउंट खसारा बढ़ने की भी पेशगोई की है। महंगाई भी 8.5% रहेगी। यही बात वज़ीर आज़म के मुशीर बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा भी कहते हैं कि महंगाई का सिलसिला आइंदा साल तक जारी रहे। तो ये की जा रही है कि अगले अप्रैल तक फूड की प्राइसेस में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। सो इस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो प्लान है वो ये है कि हम हर चीज़ लोकल उगाएं, हमें कोई चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े, हम कीमत यहाँ मुकर्रर करें और अपने लोगों को अपनी जो परचेजिंग पावर है, जो उनकी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक हम कीमतें मुकर्रर करें। जब महंगाई भी बढ़ेगी, बिजली तेल गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, टैक्स भी बढ़ेंगे, फिर
हुकूमत किस बुनियाद पर दावा कर रही है कि मुल्क की सिमत दुरुस्त हो चुकी है? पूछेंगे वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम साहब से। अब इतना कुछ मैं बता चुका हूँ सर, अगर इसको दुरुस्त सिमत कहते हैं तो फिर खराब सिमत क्या होती है सर? कोई एक इंसानी जरूरत की जो बुनियादी चीज है, बिजली से लेके खाने पीने की एक एक चीज तक, आटा, चीनी, गैस, सब, कोई एक चीज बताएं सर जो आवाम को जिसमें रिलीफ मिल रहा हो और आवाम बराह रास्त उससे जो मुतासिर ना हो रही हो। तो सर ये मुझे बताइए कि दुरुस्त सिमत का इशारिया इंडिकेटर आपके नजदीक क्या है? क्योंकि आवाम तो यही देखेगी कि उनका चूल्हा जल रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, दवाइयां आ रही हैं, खर्च रेंट जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा सर। आपने जो बात की है ना कि महंगाई जो है वो एक ऐसी चीज है कि वो आम आदमी को दीमक की तरह खा जाती है, और आम आदमी के लिए महंगाई में मतलब आम आदमी के लिए मसला नहीं है कि अगर गाड़ी की कीमत बढ़ रही है तो वो आम आदमी का मसला नहीं है। आम आदमी का मसला आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि आटा, घी, चावल, दालें, ये जो है उसकी जिंदगी से, और शायद कुछ हद तक बिजली, ये 9-10 चीजें ऐसी हैं जिस पे जो है उसकी जिंदगी का दारोमदार होता है। अगर इनकी कीमतों में इजाफा हो जाए, या सब्जियां भी ऑल्सो, तो वो उसको बड़े मसाइल हो जाते हैं। मैं आपके तवस्सुत जो है खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ और एक शिकायत भी रजिस्टर कराना चाहता हूँ। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने ना सबसे पहले तो ये कि कोशिश अब ये कर रहे हैं कि आलमी जितनी भी महंगाई है, कम ये खाने पीने की चीजें जो है जो हमारे बस में है, हुकूमत पाकिस्तान के बस में है, उसको जो है आवाम तक जो है पहुंचाए, उसका रिलीफ। पिछले दिनों जो है अच्छी खबर पहले ये सुनाऊंगा कि ECCA और वफाकी वजीर खजाना ने जो है हुकूमत के इदारे तमाम सूबों को और पास्को को हिदायत की कि जो उनके गंदम के ज़खायर हैं वो 1950 रुपये फी मन के हिसाब से देना शुरू करते हैं। उस पर जो मनोमन अमल किया वो सिर्फ पंजाब के सूबे ने किया, और इस्लामाबाद में भी उसका असर देखे तो ये 55 रुपए किलो वहाँ आटा हो गया, यानी कि 20 किलो का थैला जो है वो 1100 रुपए का पूरे पंजाब में, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हर जगह मिल रहा है। दूसरी तरफ जो सिंध, जो दूसरा बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, ये आज 15 दिन से बात शुरू हो चुकी है। सिंध ने अब जाके कहा कि वो 16 अक्टूबर से गंदम जो है वो फराहम शुरू करेगी करना, जिसकी वजह से जो मेरी शिकायत है, कराची, हैदराबाद, कोयटा लगभग 1470 रुपये, 75 रुपये 20 किलो थैले का रेट है, यानी कि लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद से 370 रुपये यानी 19 रुपये किलो। तो यहाँ पे देखें कहीं पे अर्ज ये करना चाहता साहब, आप करते क्या है? मैं देखें बात ये है सर, ये अच्छी खबर है, ठीक है, मान लिया, लेकिन सर आप कभी ना बात को उसकी बुनियाद से शुरू नहीं करते। आपसे मुराद मैं गवर्नमेंट ले रहा हूँ सर। आप अगर हम तकलीफ को देखें ना ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, तो तकलीफ आप 10 पे पहुंचा देते हैं पहले, और उसके बाद 2 पॉइंट का रिलीफ देके कहते हैं देखें जनाब हमने आपको रिलीफ दे दिया। सर यही अगर आप यूं देख ले, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम नून लीग के दौर में थी 1600 कुछ डॉलर्स, आप उसको 1200 पे ले आए, उसके बाद आप उसको 1500 पे ले आए, और फिर आप कह रहे हैं जनाब देखिए हमने बढ़ा दी, हम 1200 से 1500। भाई आप ये क्यों नहीं बताते कि आपसे पहले कहां थी सर? और ये हाल हर चीज, आटा, चीनी, घी, बिजली, हर चीज में है सर, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको ना पर कैपिटा इनकम पे बड़ी क्लैरिटी दे देता हूं। पर कैपिटा इनकम जो हम इधर बैठ के डॉलर करते हैं, हमारी और मेरी तो कम अज कम, और जितने भी मैं लोगों को इर्द गिर्द मेरे मोहल्ले में, दफ्तरों में, जहां आसपास रिश्तेदारों में जानता हूं, हम सब की आमदनी रुपए में, डॉलर में नहीं है। ये तो आप भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो ये डॉलर को हम बीच में क्यों ले आते हैं? अब डॉलर की आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2018 में जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त थी 1,80,000 रुपये फी कस, और 30 जून 2021 को वो बढ़ के हो गई है 2,46,000, यानी 35% रुपए में आमदनी पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ, ये बढ़ी है। 35% आपका डॉलर बढ़ा है ना सर? ये तो वही बात है, पहले $100 कमाता था, उसमें 100 रुपया उसको मिलता था, अब उसको 150 रुपया या 170 रुपया मिलता है। तो आप तो, और यही बात मैं नहीं कर रहा हूँ डॉलर्स में, ये फवाद चौधरी साहब कोट कर रहे हैं कि जनाब डॉलर्स में हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी बड़ी है, तो मैं तो उनके कोट का जवाब दे रहा हूँ ना आपको। फवाद चौधरी ने रुपए में बताइए, और मेरी उनसे बाकायदा इस पे बात हुई है। ये शायद आप जो है थोड़ा सा इसमें भूल रहे हैं, ये किसी और ने, ये PMLN वाले अक्सर खेल रहे होते हैं इसमें आकर। ठीक है, रुपए में पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। आज डॉलर में 600 का कर दूं या 100 का कर दूं, अगर 100 का कर देता हूं डॉलर, तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है $2,500 हो जाएगी।
तो ये देखें, वो सिर्फ एक इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड है, वो देखते हैं बाहर इस तरीके से। नंबर 3 जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि घी और तेल इस वक्त आलमी मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद आपके प्रोग्राम का नाम भी आवाज़ है और लोगों तक ये आवाज़ जाए कि इस वक्त दुनिया में बदतरीन कोरोना के बाद जो है ना महंगाई का दौर शुरू हो चुका है, बदतरीन। अभी अभी यूएसए का आपके फोन कॉल से पहले डाटा आया है और 2008 का महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, और खाने पीने की 31 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। ये बात हमें आवाम तक बतानी चाहिए। दुनिया में इस वक्त जो है एनर्जी का बहरान आ चुका है। इंडिया में लोड शेडिंग इस वक्त, हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक लोड शेडिंग नहीं है। चाइना में लोड शेडिंग जो है, यूरोप में बिजली की कीमतें जो है पिछले 8 हफ्तों में इतनी बढ़ा दी गई है कि वहां पे खतरा हो गया कि वहां पे राइट शुरू हो जाए। तो ये एक बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं अनसर्टेन टाइम है, जिसमें ये हमें कुछ अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गई कि गंदम आटे की कीमत नीचे आ रही है, चीनी पे मैंने आपको बता दिया। अब घी तेल की बात पे हुकूमत ने अपने जो है फैसला किया है और एफबीआर उस पे जो है नजरसानी कर रहा है। आधे टैक्सेस कर देंगे जिससे 30 से 40 रुपए किलो या लीटर पे फर्क आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आलमी मार्केट में तेल की कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, वो हर रोज एक नया लेवल बना रही है। सर आप कैसे करेंगे? आपको IMF कह रहा है 500 अरब रुपए का आप जो है मजीद टैक्स इकट्ठा करना है आवाम से, तो आप आधे टैक्सेस करके वो IMF को 500 अरब कहां से देंगे? एक बात। दूसरी बात सर ये देखिए, मैं दोबारा उस पहले वाले सवाल पे आता हूं। खराब चीज एक ये चीज है, इसको मैं खराब करके उसके नुक्स जो है वो 10 नुक्स उसमें पैदा करके उसमें से 3-4 नुक्स खत्म कर दूं और कहते देखें जनाब हमने आपको ठीक करके दे दिया। ये जो आप मुझे बता रहे हैं सर, शुगर का आप मुझे खुशखबरी दे रहे हैं, शुगर क्राइसिस आपकी मिसमैनेजमेंट ने जो है वो पैदा किया, सब्सिडीज आपने दी। LNG क्राइसिस सर आपकी मिसमैनेजमेंट, आपको पता था कि LNG जो है वो नहीं मिलती, खासतौर पर पीक के जो महीने होते हैं उसमें आपने पहले ऑर्डर क्यों नहीं दिए? आपको था हम स्पॉट में ऑर्डर देंगे ताकि हमें सस्ती पड़े, अब आपको स्पॉट में भी महंगी पड़ रही है। एक आटे का बहरान, आटा जब आपको पता था कि आपके पास नहीं है, आप बाहर क्यों भिजवा रहे हैं, अफगानिस्तान क्यों भिजवा रहे थे, फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ा महंगे दामों। हर साल आप कहते हैं बंपर क्रॉप हुई है मगर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। सर यहां पे लग ये रहा है कि महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन जो पाकिस्तान में हो रही है वो आपके गलत फैसले या वक्त पर फैसले ना लेने की वजह से हो रही है। देखिए पहली बात तो ये कि चीनी की अब दरामद जो है शायद एक 50,000 टन की जो एक सोची हुई थी वो भी होती है नहीं होती है। मैंने आपको चीनी की तो बहुत बड़ी खबर सुना दी और अब इंशाल्लाह ताला 1.5 साल की चीनी आ रही है, ठीक है। दूसरी बात आप कर लें LNG की। देखिए LNG जो है ना इस वक्त जो है 65-50 डॉलर में जो है इस वक्त चल रही है। चले आप कहते हैं कि हमारी जो है बेज़ाब्ती हो गई या नाअहली हो गई और हमने गलत फैसला किया, चले हम गलत हो गए। यूरोप क्यों गलत हो गया? पूरा का पूरा यूरोप इस वक्त जो है 55 डॉलर पे खरीद रहा है, पूरा का पूरा चीन जो है, इंडिया जो है 55 डॉलर पे खरीद रहा है। कोयले की बात कर लें, कोयला जो है 50 डॉलर साल पहले था, इस वक्त 250 डॉलर है। इंडिया में 2 दिन का सिर्फ कोयले के स्टॉक रह गया है। तो पूरी की पूरी इंडिया जिसकी आप लोग बड़ी तारीफ करते थे कि वो तो बड़े चैंपियन है, तो वो भी उनकी भी बेज़ाब्ती हो गई। तो सर हमने 16 डॉलर थी पूरे साल की कीमत खरीदी, अभी 55 डॉलर चल रहा है। अगर उस वक्त भी जब 16 डॉलर में खरीदी थी तो अफ्रीका मीडिया जो है कह रहा था ये 12 डॉलर की क्यों नहीं खरीदी, और अब आप कह रहे हैं कि 25 डॉलर में क्यों नहीं खरीदी। देखें जिन्होंने अभी तो डर ये लगा हुआ है कि जो 16 डॉलर 18 डॉलर की खरीदी है उनके सौदे ऑनर नहीं हो रहे, वो डिफॉल्ट हो रहे हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो इसलिए आप पे तनकीद कर रहे हैं कि आपने 16 डॉलर की क्यों खरीदी, क्योंकि नून लीग ने जो 9 और 13 डॉलर की खरीदी थी आप उसमें तनकीद करते थे कि महंगी खरीदी है। हालांकि उस वक्त वो जो लॉन्ग टर्म मुआहदा था, आज आपने खुद का 55 डॉलर की आपको मिल रही है LNG। नून लीग ने 13 डॉलर का मुआहदा किया था जो अगले 15 साल तक चलना था, आप तनकीद करते थे। तो जब आप 16 डॉलर का मुआहदा करेंगे तो तनकीद तो होगी ना सर आप पे। देखिए बात सुने, जब उन्होंने मुआहदा किया था 13 डॉलर पे, तो इन्होंने उसके बाद 10 डॉलर में मुआहदा कर लिया है ना, जो नवंबर से उसकी सप्लाई आएगी। इन्होंने तो वो प्रूफ करके दिखा दिया कि इन्होंने 13 में महंगी ली थी, हमने 10 में करके दिखाया 10 साल का मुआहदा, तो वो नवंबर से सप्लाई आएगी, उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे आप? तो अच्छा चले मान लिया सर आपने उससे कम पैसों में मुआहदा कर लिया। नून लीग तो टर्मिनल भी लगा रही थी, अब आप अगर मंगवा भी लेंगे वाफिर CNG जिसकी आपकी जरूरत है, आप कहां प्रोसेस कहां करेंगे उसको? आपने तो टर्मिनल नहीं, 2 टर्मिनल जो आपने लगाने थे वो नहीं लगाए, फिर जो बच जानी थी बिजली उसकी बिजली LNG उसकी बिजली बननी थी वो भी नहीं बन सकेगी। देखें पहली बात तो ये है कि गैस की स्टोरेज पाकिस्तान में नहीं है,
ठीक है, टर्मिनल तो आती है गैस, वो टर्मिनल वहां से टर्मिनेट कर देता है, यानी कि गैस जहाज से वसूल की और पाइपलाइन में डाल देता है। उसी के लिए आपने सुना होगा, पढ़ भी रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे कि रशिया के साथ हमने गैस पाइपलाइन का मुआहदा कर लिया है। जिस दिन ये गैस पाइपलाइन आएगी उस दिन आप ये कह सकते हैं कि 1 साल की गैस खरीद के उसमें डाल दो, 6 महीने की डाल दो। इस वक्त तो वहां से आपने गैस रिसीव करनी है और साथ ही जो है ना स्वीट नॉर्दर्न स्वीट साउथ को दे देनी है। आपके पास गैस स्टोरेज है ही नहीं। तो ये बात समझने की है, आप 1 महीने की आगे की गैस ले सकते हैं। इस हुकूमत ने पिछली हुकूमत से 30% सस्ता किया हुआ है, जो नवंबर से जो है शुरू हो जाएगी उसकी तरसीलात। तो बात ये कि अच्छा उसके अलावा आपको जो है 2 या 3 जो है महीने के जहाज फालतू लेने होते हैं। आपकी 10 या 12 की जो है खपत है, आपने 8 जो है खरीदे हुए लॉन्ग टर्म, अब 2 जो है आपने लेने हैं। तो इस वक्त मार्केट इतनी अनसर्टेन हो गई, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम जो है इस वक्त दुनिया से बहुत बेहतर हैं। यहाँ पे गैस नहीं अभी बंद हो रही, बिजली नहीं बंद हो रही, पूरी दुनिया में इस वक्त पावर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। बल्कि अभी आज आईएमएफ का जो वो आया है, आईएमएफ कह रहा है कि उसकी तवक्कुआत से ज्यादा पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, अमेरिका में महंगाई होना शुरू हो गई है। तो ये चीजें आइसोलेशन में ना देखें। मैं समझता हूं पाकिस्तान इस वक्त ब्लेस हो जाएगा, ये जो हमारी क्रॉप्स अच्छी आ रही हैं, तो जो खाने पीने की महंगाई है कम से कम उससे जो है इस वक्त छुटकारा मिल जाएगा हमें। अब रहा सवाल एनर्जी की महंगाई, ये तो पूरी दुनिया के साथ है, हम बाहर से दरामद करते हैं और अगर आने वाले दिनों में बिजली गैस की कीमत बढ़ेगी तो वो हमारे मुल्क में अकेले नहीं पूरी दुनिया में और कई गुना बढ़ चुकी है। सिर्फ 30 सितंबर को इंडिया में जो है 62% गैस की प्राइसेस बढ़ाई गई थी 30 सितंबर को, और यहाँ पे 2 साल हो गए गैस की कीमत नहीं बढ़ाई गई। तो ये चीजें भी सामने रखें आप। हम सारे ये कि जी उस वक्त कहते थे 2018 में कि जी मैं महंगाई नीचे ले आऊंगा। आप तनाजुर में देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हुकूमत जितना बचा सक रही है बचा रही है अवाम को। बाकी ये कि अगर ये कहे कि जी बिल्कुल ही इस अवाम को फर्क ना पड़े पूरी दुनिया में जो हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। ये जो है हकीकत में मबनी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। दोस्तों, दिन रात हजरत उमर की मिसालें देने वाले वजीर आजम साहब, और मिसाल भी वो एक खास वाक़े की देते हैं कि जनाब जब उनसे पूछा गया कि आपके बदन पे ये जायद लिबास क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया। हालांकि वो खलीफा वक्त थे, अमीरुल मोमिनीन थे, मगर जवाब उन्होंने दिया। लेकिन ये जवाब क्यों नहीं दे रहे जब उनसे पूछा जाता है कि आपको तोहफा किस किसने दिया। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। क्या कहूं मैं, मतलब तारीख कैसे दोहराती है अपने आप को। एग्जैक्टली वो सब कुछ जो खान साहब मरियम साहिबा को कह रहे हैं, इसराइल के वज़ीर आज़म की मिसाल दे रहे हैं, हजरत उमर की मिसाल दे रहे हैं, उसके बिल्कुल बरक्स आज कर रहे हैं। हुक्मरान के एहतसाब की बात करने वाले इमरान खान गैर मुल्की तहफ़ की तफसील देने से इनकारी हैं। हुकूमत की टाल मटोल और हिचकिचाहट से तोशा खाने का मामला तनाज़े में बदलता नजर आ रहा है। पीटीआई हुकूमत तहफ़ की तफसील बताने से इनकारी है। इनकार पर जवाज और दलीलें दी जा रही हैं। तफसीलात बताने पर दोस्त मुल्कों की नाराजगी का डराया जा रहा है। कौमी मफाद की आड़ में तोहफों की तफसीलात छुपाई जा रही हैं। पता नहीं ऐसे कौन से तोहफे थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी रवैये पर सवाल उठाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ से मुताल्लिक केस की समाअत हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि दूसरे ममालिक से मौसूल होने वाले तहफ़ जाहिर ना करने पर हुकूमत क्यों शर्मिंदा हो रही है। अगर किसी मुल्क ने हार तोहफे के तौर पर दिया हो तो उसकी मालूमात आम करने में हर्ज क्या है, और वो मुल्क बड़ा नाराज क्यों हो जाएगा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जिस पर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल अरशद कियानी ने कहा कि तहफ़ की तफसीलात आम करने से दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात पर भी असर पड़ सकता है। कुछ ममालिक नहीं चाहते कि मालूमात आम की जाए। अच्छा, आपने ये जुमला जो है ना अटॉर्नी जनरल साहब का आपने ज़हन में रखना है। कुछ ममालिक नहीं चाहते, कुछ ममालिक, ठीक हो गया। अच्छा, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अगली जो उन्होंने बात की मैं कोट कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। इस पर वीडियोस बनती हैं जिससे दोस्त ममालिक नाराज हो सकते हैं। इस दलील पर अदालत ने कहा कि किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया, ये बात आवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे ख़राब होंगे। अगर किसी ने यूरेनियम तोहफे में दे दिया है जो कि एटम बम बनाने में इस्तेमाल होता है तो बेशक वो ना बताएं, लेकिन हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हुक्मरानों को मिलने वाले तहफ़ उनके नहीं बल्कि अवाम के होते हैं। अगर कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या
ओहदों पर बैठे लोगों को तहफ़ मिलेंगे। जस्टिस औरंगजेब ने रिमार्क्स देकर हुकूमत तमाम तहफ़ को म्यूजियम में क्यों नहीं रखती। हुकूमत को गुज़िश्ता 10 बरस में तहफ़ की तफसीलात को आम करना चाहिए था। उन्होंने ये भी रिमार्क्स देकर हुकूमत को आगाह करना चाहिए कि FBR ने कितने तहफ़ की कीमत मुकर्रर की। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दिए गए तहफ़ की तफसीलात फराहम करेंगे या नहीं। इस पर हुकूमती नुमाइंदे ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा। तोशाखाना में तहफ़ की तफसीलात ना बताने का मामला गुज़िश्ता माह से ज़ेरे बहस है। शहरी की दरख्वास्त पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात मांगी थी, जिस पर हुकूमत कौमी मफाद की आड़ में ये तफसीलात बताने से मुसलसल इनकार कर रही है। शाखाना केस में हुकूमत की टाल मटोल से हुकूमत के किरदार पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कीमती तहफ़ को कम कीमत पर खरीद कर ज़ाती अखराजात पूरे किए गए हैं। ऐसा तो नहीं कि दोस्त ममालिक के तोहफे ज़ाती इस्तेमाल में लाने की बजाय कमाई का जरिया बनाया गया, क्योंकि इस बात का एतराफ़ तो खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर चुके हैं कि उन्होंने तोहफा बेचा और इससे जो मुनाफा कमाया इससे सड़क भी तामीर। नीचे सड़क खराब थी, मुझे कोई गिफ्ट मिली तोशाखाना में पैसे जमा करवा के, जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई। हुकूमत के इसी रवैये पर अपोजिशन भी दावा कर रही है कि तोशाखाना की तहफ़ की तफसीलात इसलिए छुपाई जा रही हैं क्योंकि इन तोहफों को हुक्मरान अपने घरों में ये जो तोशाखाना के गिफ्ट होते हैं ये आप और मेरे जैसे दोस्तों नहीं देते कि टाई दे दी, शर्ट दे दी, परफ्यूम दे दिया। ये तो करोड़ों की चीजें हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको चीजों की लिस्ट जारी करते क्या मसला है। जब आपने बनी गाला से हर चीज निकलनी है, मसला तो ये है कि जेबों में डाली गई है। हुकूमत के रवैये ने एक नॉर्मल से मामले को अच्छे खासे तनाज़े में बदल दिया। हालांकि अगर हुकूमत चाहती तो मुल्कों के नाम बताए बगैर तहफ़ की तफसीलात पब्लिक कर सकती थी। तहफ़ किसने खरीदे, कितनी कीमत पर खरीदे गए, ये भी बताया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और ऐसा ना करके अपोजिशन को जानबूझकर तनकीद करने का मौका गया। जब आपसे सवाल होता है तो आप ये कहते हैं कि मैं हिसाब नहीं दे सकता क्योंकि अपने जो दिए गए तोहफे हैं उनका हिसाब नहीं दे सकता क्योंकि गैर मुल्की सरबराह नाराज़ होते हैं। भैया आप गैर मुल्की सरबराहों को छोड़ दें, वो नाराज़ होते हैं, कम अज़ कम ये तो बता दें कि आपने कौन से तोहफे लेके जेब में डालें। वज़ीर-ए-आज़म के बयान से एक बात तो तय होती है कि हुकूमत ने तोशाखाना से तहफ़ को मखसूस कीमत पर खरीदा और फिर उनको पूरी कीमत पर बेचा, जिससे मिलने वाली रकम को ज़ाती इस्तेमाल में लाया गया। शायद हुकूमत इसी तफसील को पब्लिक करने से हिचकिचाती है। तहफ़ खरीदने के एतराफ़ के साथ ही हुकूमत का यह दावा भी है कि हमने गुज़िश्ता हुकूमतों की निस्बत तहफ़ खरीदने की कीमत की है। सवाल ये पैदा होता है कि जो 50% कीमत की शर्त रखी गई थी वो वज़ीर-ए-आज़म के तोशाखाने से तहफ़ वसूल करने, बेचने और इससे मुनाफा कमाने के बाद रखी गई या इससे पहले रखी गई थी। अगर हुकूमत को दावा है कि उन्होंने तोशाखाने के तोहफों को ज़्यादा कीमत पर ख़रीदा है तो फिर तफसीलात आम करने में क्या मसला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब। अब्बासी साहब शुक्रिया। सर, इसराइल का जो वज़ीर-ए-आज़म था वो तो पुलिस ने उससे पूछताछ की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े फख्र से बताई ये बात, क्योंकि उसको तोहफा मिला था और वो पहुंच गई उससे। ये इस्लामाबाद की पुलिस तो ऐसा नहीं कर सकती। एक आम सा शहरी है, वो पूछ रहा है आपसे कि आप बता दें आपको तोहफा क्या मिला। सर प्रॉब्लम क्या है? मतलब एक काम करते हैं, वो जो एक दलील है कि ये जी कोई नाराज हो जाएगा, पता नहीं उसने ऐसी कौन सी चीज पकड़ा दी है खान साहब को कि अगर बता देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, ये तो समझ से बाहर है। इस दलील के अलावा कोई ज़हनी दलील है जो मंतक की दलील हो, जिस पे समझ आ जाए कि अच्छा यार ये नहीं बता सकते क्योंकि उसकी वजह ये है। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत लंबा इंट्रो दिया। उम्मीद है कि मुझे आप अनइंटरप्टेड जवाब दे देंगे ताकि एक बैलेंस गुफ्तगू हो सके। आपने जो कहा कि इसराइल की पुलिस प्राइम मिनिस्टर का तोहफा पकड़ने चली गई थी, बिल्कुल चली गई होगी, बिकॉज इसराइल के कानून के मुताबिक उसने तोहफे को कानून से बालातर होकर लिया होगा। आज का आपका मुल्क का जो कानून या जो माजी की नज़ीरें मौजूद हैं उसके मुताबिक अगर वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर या मुशीर या सदर ने अगर तो कानून तोड़ा है फिर तो सज़ा होनी चाहिए। अगर कानून और माजी की नज़ीरों के मुताबिक उन्होंने तोशा खाने का जो भी तोहफे का इस्तेमाल किया
तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर हम इखलाकी गुफ्तगू तो कर सकते हैं, लेकिन पुलिस भेजना और उसको कोई गलत साबित करने की कोशिश करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर तो माजी में तोहफे वहां से गायब किए गए और 5% या 10% की रकमें दे के निकाले गए, वो तो है। आपने शहबाज गिल का बयान सुना, मसला पता अबाई साहब अदब के साथ, मेरे पास टाइम होता है शो का कम, इधर उधर की बातें करके आप टाइम गुजार देंगे, सवाल का जवाब मिलेगा नहीं। सिंपल सा सवाल है, इसकी तफसील आपने इतना लंबा इंट्रो दिया, आप बता रहे सर, मैं तो पॉइंट पर आना, मुल्क का कानून है कि नहीं बताना, उसकी वजह यह है कि जो हमारे दोस्त हैं खारजा पॉलिसी के लवाजमात हैं, कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ के बहुत आम से तोहफे होते हैं, कुछ के बड़े खास होते हैं, उसमें फॉरेन पॉलिसी की अपनी इम्प्लीकेशन है, किस मुल्क ने कौन सा तोहफा दिया, ये तोहफा वैसे कौन सा तोहफा दिया। सर नाम ना ले उनका, ना बताएंगे किसने क्या तोहफा दिया, तोहफे तो बता देंगे तोहफे कौन से। देखिए ना, मैं तो अली हैदर ये बात कर रहा हूं, अगर मेरा वजीर आजम और मेरा वजीर जो मुल्क का कानून है उस पर अमल दरामद नहीं करता, आप भले बात करें, एक कानून है, उसकी रिक्वायरमेंट है और वो उसको पर्दादारी रखने की मिसाल मौजूद है 70 साल की। आज आप मुझसे 70 दिनों में एक इनकलाब की तवक्को कर रहे हैं और मुझे मतलब आप तनकीद कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। जवाब कैसे है? अगर मेरे किसी वजीर ने गलत काम किया तो सजा दें। आप मुझसे पता नहीं कौन से इखलाकी मेयार पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो इखलाकी मेयार आपने सेट किया ना सर, आप हजरत उमर की मिसालें देते हैं, आपसे अवाम तो हम उसमें पूरा उतर रहे हैं ना। अगर को 15% पे दे रहा है, आज मैं 50% दे रहा हूं। आपको नहीं, ये सर ये तोहफा आपको नहीं मिला, ये ओहदे को मिला है और ये अवाम का तोहफा है, ये आपका वज़ीर आज़म यार ओहदे को मिला तो मैं ओहदे पे हूं ना, रखती है। मुझे मुल्क का कानून इजाजत देता है कि मैं उस तोहफे को घर ले जाऊं, तो बताएं क्या इतराज है, मुझे बता दें। मैं चोरी करके लेके गया हूं, आप बताएं ना क्या। नहीं, बताने का भी कानून कहता है कि ना भेज तो दिया आपने। कानून कहता है कि आप ना बताएं क्योंकि इससे मेरे मुल्क के जो ताल्लुकात हैं उस पर असर आता है। चले अब आप अगर जितनी मर्जी बहस कर लें, अब एक काम करते हैं, एक नजीर मौजूद है, अगर मैंने कानून बदला तो मैं ठीक हो गया। जी ठीक हो गया। अब मेरी बात, आपको फर्ज करें 100 तोहफे मिले, ठीक है, 100 मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने 100 तोहफे दिए, ये 100 के 100 नाराज हो जाएंगे। चले 50 के नाम ना बताएं, 50 नाराज हो जाएंगे, 50 तो बता दें। ये सारे इतने सेंसिटिव, अगर मैं आधे बताऊंगा तो आप कहेंगे आधे क्यों नहीं बताए। नहीं, देखें ये बात कहनी बड़ी आसान है दलील नहीं है कि जी आधों का बता दें, आधों का ना बताएं। काम करते हैं लॉजिकली आप बात आप देखें, ऐसे तो मैं आप लॉजिकली बात आला अखलाकी मेयार पे आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे तनकीद अब तब करेंगे जब मैं कानून पे अमल नहीं करता। अगर मुझे कानून एक जज साहब को अगर 4 लाख की पेंशन देता है, एक जनरल साहब को 6 लाख की पेंशन देता है, एक MNA को इख्तियार देता है कि वो तोहफा मिला अपने घर ले जाए, तो उसमें क्या बहस की गुंजाइश क्या है? सर बेशक ले जाए घर, बताए तो सही कि क्या मिला है, ये तो बताएं। अगर वो घर ले जाके उसको अगर कानून में है कि चूंकि वो बाहर से मिला है और मेरे मुल्क की खारजा पॉलिसी की लवाजमात है नहीं बताना, तो फिर आप ये नहीं, इसमें क्या कोई अगर कोई करप्शन हो गई है, कोई कौमी खजाने पे लूटमार हो गई है, आज आप कानून अगर मेरा तोहफा तोशा खाने में नहीं गया, आप मेरे पे केस कर दें। ये ठीक आप करें, लेकिन मैं आपने इस मुल्क का जिम्मेदार वजीर मुशीर हूं। मेरा ओहदा मेरा जो ओहदा है उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, उसके पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, वो ठीक है, आपका जानना भी हक है, लेकिन कानून बदलने फिर। अब्बासी साहब मैं अभी याद कराता हूं सर, ये जरा आप चलाएं जी, खान पिछले बयान चलाएं, अभी याद आ जाएगा जनाब के मेयार क्या सेट किया था इन्होंने। हजरत उमर ने ये कहा था, जवाब सर दिया था आगे से कि जी मेरा ये कानून है तो मेरा इस्तेहकाक है, तो ये है तो वो है। उन्होंने जवाब दिया था सर, वो कानून के पीछे नहीं छुपे थे, ये इखलाकी स्टैंडर्ड्स आपने खुद सेट किए हुए हैं। या तो हजरत उमर की मिसाल दिया करें सर, माले गनीमत पे मदीना का दायरा कहा करें। सुने आप मेरा जवाब भी दे देना, अली हैदर जवाब भी सुने ना। ये माले गनीमत पे सवाल था, ये बैतुल माल पे सवाल था, ये तोहफे का सवाल नहीं था। अगर हजरत अली के दौर में कानून लिखा हुआ नहीं था, प्रोसीजर लिखा हुआ नहीं था, वो एक अमीरुल मोमिनीन थे। आप मुझे बता दें कि ये बैतुल माल या माले गनीमत जो है वो रियासत का एक्सचेकर था। अभी जो तोहफे की बात है, मुल्क में कानून है कि तोहफा जो है चूंकि बैरून मुल्क से मिलता है इसलिए उसको खुफिया रखना है, दैट इज इट। ये दो अलग बातें जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं। और जो आप जो नेतन्याहू की बात कर रहे हैं, उसका तोहफा उसने रिकॉर्ड में नहीं लिया, बार-बार ले लिया, वो रिश्वत है।
ये तो तोहफा कानून के मुताबिक है। हजरत उमर के बेटे ने तोहफा दिया था उनको। कंपेयर कर लें, हजरत उमर के बेटे ने तोहफा दिया था उनको सर, वो उनको फैमिली ने तोहफा दिया। माले ना एक मिनट, नहीं मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ। हजरत उमर का 2 कपड़ों में उनका लिबास था, माले गनीमत से था। उन्होंने कहा उमर आपने 2 कैसे पहने? उन्होंने कहा मेरे बेटे ने मुझे दिया, तोहफे पे सवाल नहीं था, माले गनीमत से ज्यादा हिस्सा लेने पे था। वो कानून की अमलदारी थी, कानून के मुताबिक था कि हर बेटे ने क्या दिया था? तोहफा दिया। बेटे ने क्या दिया था? तोहफा दिया था। यही मैं अर्ज कर रहा हूं, बेटे को कहीं से मिला हो, लेकिन बेटे ने बतौर तोहफा दिया था अपने वालिद को। माले गनीमत पे था, जवाब दिया। हुक्मरान ने माले गनीमत से ज्यादा कैसे लिया? उन्होंने माले गनीमत से मिला हो, भले खरीद के लाया हो बेटा, लेकिन बेटे ने तोहफा दिया था बाप को। अली हैदर साहब, उन्होंने उस तोहफे का जवाब दिया। इसमें बेटे का और बाप का मामला था, इसमें दूसरी रियासत का मामला है, खारजा ताल्लुकात का मामला है, किसी को एम्बैरेस करने का मामला है। सर ये तो ज्यादा हसास बात है। माले गनीमत आया था, यानी अमीरुल मोमिनीन रियासत मदीना का हाकिम अपने बेटे से लेन देन का भी जवाबदेह होता है। ये तो आपने खुद मेरी मुश्किल आसान कर दी। रियासत मदीना का हाकिम अपने बेटे के लेन देन का भी जवाबदेह होता है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने 2 कैसे लिए? हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी कर रहा हूं। माले गनीमत से हजरत उमर ने डबल कैसे लिया? उन्होंने कहा मैंने डबल नहीं लिया, मैंने अपने बेटे से लिया। लिहाजा ये माले गनीमत का सवाल था, ये एक्सचेकर का सवाल था, ये बैतुल माल का सवाल था। मैं कहता हूं ये किसी दूसरे सरबराह से मिला हुआ तोहफा नहीं था। फिर आप एक काम करें ना सर, देखिए आप तो कर रहे हैं इज्यूम कि जी हमने ये बताया, फिर आप ये पूछेंगे, तो सर ये तो अजम्पशन पे तो बात नहीं होती ना। आप इन 2 काम करें, आप सरबराहान के मुमलिकत के नाम ना बताएं जिन्होंने तोहफे दिए, चले वो भी छोड़ें। 100 में से 50 ऐसे होंगे कि जो बताए जा सकते होंगे, वही 10 बता दें। 100 में से 10 बता दें, 90 ना बताएं, यही कर चलें। अब हम इस बहस को इस तरह एंड करते हैं कि ये आपका सवाल ठीक है, मुल्क का कानून बदलना चाहिए। अगर कानून बदला जाए और उसमें कोई ये जो फॉरेन पॉलिसी की लवाजमात है, खारजा पॉलिसी के, इसको मद्देनजर रख के चेंज कर दिया जाए। मैं आज कानून के मुताबिक ये है, मेरी कोई मुझसे बहुत अच्छा है तो तो कर सकते हैं, मुझे गलत नहीं साबित कर सकते। जो निडरवी है, कानून लागू है, सच्ची बात भी करते हैं। आपको पता नहीं आज आपने समझ है वो अपने दिल पे हाथ रख के बात नहीं की। वो आपका हक है, आप ले, आपको गाड़ी मिलती होगी, आपको रिहाइश मिलती होगी। ठीक है, इसी तरह मुझे डिफेंड करना अपनी पार्टी और पार्टी के मौक़िफ़ को। सर आपका राइट था सर अपने मौक़िफ़ को डिफेंड करना, लेकिन आज सदाकत अली अब्बासी, जिस सदाकत अली अब्बासी को मैं जानता हूं ना, उसमें सदाकत कूट कूट के भरी हुई है। आज पता नहीं क्या जजमेंट देना आपका काम नहीं है आपका। नहीं सर, ये तो मैं आपको आपके माजी को देखते हुए माशाल्लाह आप सदाकत से बात करते हैं, मैं इस वजह से कह रहा था। बहुत शुक्रिया आपका सर। आगे बढ़ते हैं। बेलगाम सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए हुकूमत ने बड़ा कदम उठा लिया है। अब सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी नहीं हो सकेगी। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स पर इस्लाम मुखालिफ मवाद नहीं चलने दिया जाएगा। दहशतगर्दी और अमन आमा को खराब करने वाले मवाद तक रसाई नहीं देने पर सोशल मीडिया कंपनियों को जुर्माने भरने होंगे। कौमी सलामती और पाकिस्तान के दिफा के खिलाफ मवाद को जगह देने पर भी बड़ी बड़ी कंपनियों को जवाब देना होगा। फहाशी, उरियानी और बेहयाई फैलाने पर भी गिरफ्त होगी, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और शहरियों की तजावीज के बाद नए सोशल मीडिया कवानीन तैयार कर लिए गए हैं। रिमूवल एंड ब्लॉकिंग इन लॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स, यानी ऑनलाइन गैर कानूनी मवाद को हटाने और रोकने के कवानीन लागू होने के लिए तैयार हैं। इन कवानीन के तहत फेसबुक और ट्विटर ही नहीं बल्कि यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम समेत किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस्लाम के खिलाफ मवाद चलने की इजाजत नहीं होगी। सोशल मीडिया कंपनी या प्लेटफॉर्म ऐसे निजाम को यकीनी बनाएगा जिसके तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दहशतगर्दी, नफरत अंगेज मवाद, फहाशी, उरियानी, तशद्दुद, कौमी सलामती के खिलाफ मवाद को फौरी तौर पर हटाया जा सके। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इन कंपनीज को 50 करोड़ तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। नए कवानीन के तहत किसी भी ममनुआ मवाद के खिलाफ कोई भी मुतासरा शख्स PTA को शिकायत कर सकता है। इंफरादी शिकायत के अलावा कोई भी वजारत, डिवीजन, मुंसलिक महकमे, सब ऑर्डिनेंट दफातर, सूबाई या मकामी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे और खुफिया एजेंसियां भी अब ममनुआ मवाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती हैं, जबकि PTA 30 दिन के अंदर इस शिकायत पर फैसला करेगा।
जबकि उस अमले के खिलाफ उस शख्स के खिलाफ 30 दिन के अंदर पीटीए को नजरसानी दरख्वास्त भी दी जा सकती है। इन रूल्स की दूसरी अहम बात सोशल मीडिया कंपनी से मुतालिक है, जिसके मुताबिक नए कवानीन के लागू होने के बाद तमाम सोशल मीडिया कंपनी खुद को 3 माह में पीटीए के साथ रजिस्टर करवाने और 6 माह के अंदर पाकिस्तान में अपने मुस्तकिल दफातर खोलने की पाबंद होंगी। नए रूल्स के मुताबिक तमाम सोशल मीडिया फोरम्स पाकिस्तान में एक राब्ताकार ऑफिसर और एक शिकायत सुनने का मजाज अफसर तैनात करेंगे और दोनों अफसरान की तकर्री 3 माह में अमल में लाई जाएगी। ग्रीवियंस ऑफिसर शिकायत के इंदराज के 7 रोज में मसले का हल देने का पाबंद होगा। सोशल मीडिया कंपनियां ऑनलाइन शिकायत का मैकेनिज्म और कम्युनिटी गाइडलाइंस भी जारी करेंगी। सोशल मीडिया कंपनियां मकामी कवानीन की पासदारी की पाबंद होंगी। शिकायत के अंदराज का मैकेनिज्म फॉर्म भी रूल्स में शामिल किए गए। हुकूमत 1.5 साल से सोशल मीडिया के हवाले से कानून लाने की कोशिश कर रही थी। इस सिलसिले में गुज़िश्ता बरस फरवरी में भी ऐसा ही कानून लाया गया था, लेकिन मुल्की और गैर मुल्की इदारों और अहम शख्सियात की तनकीद और सोशल मीडिया कंपनीज के चैलेंज करने के बाद हुकूमत ने यह फैसला वापस लेते हुए मुशावरत से कानून लाने का ऐलान किया और अब 1.5 साल के बाद हुकूमत ने सोशल मीडिया कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए नए कवानीन तैयार कर लिए हैं। ये कवानीन कितने काबिल अमल हैं, बात करेंगे। समा न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर खान, ये बताइएगा कि उन सोशल मीडिया कंपनीज को लूप में लिया गया, उनको पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया था, और क्या इस तरह से एक और भी तनकीद आती है कि जो मीडिया को, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है? जी, जो ऑनलाइन बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स हैं और ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हैं उनको रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की गई है। पहले भी ये रूल्स नाम इनका यही था, तैयार कर लिए गए थे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानिब से चैलेंज भी किए गए और प्राइम मिनिस्टर को ख़त भी लिखा गया था, जिसके बाद हुकूमत रिव्यू में गई और एक नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाना था जिसने तमाम सोशल मीडिया जो कंपनियाँ थी उनके साथ जो अनलॉफुल कंटेंट था उस पर रब्ता करना था और उस पर नज़रसानी की गई है। और इसके अलावा जो अलग से एक अथॉरिटी बनाई जानी थी उस पर भी नजरसानी की जाएगी है जो नए प्रपोज रूल है। हुकूमत ये चाह रही है कि जो सोशल मीडिया पे जो ऑनलाइन डाटा जो पाकिस्तान से ट्रैफिक जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसका जो सर्वर है वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले जो सार्फिन है, जो पाकिस्तानियों का डाटा है वो बाहर होस्ट हो। इस वक्त तक जो डाटा है वो बाहर होस्ट है। उसका नुकसान ये होता है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हुकूमत जब उनको लिखती है या जो मुतलका इदारे FIA साइबर क्राइम विंग है, PTA उनकी जानिब से जब लिखा जाता है, उनको शिकायत भेजी जाती है तो वो टाइमली रिप्लाई नहीं होता। उसी को सामने रखते हुए पाकिस्तानियों को डेटा जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल्स मुतारफ कराए गए हैं। अभी कैबिनेट ने मंजूर किए हैं और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूल्स को बाकायदा नोटिफाई करेगी और उसके बाद ये लागू होंगे। और इसमें 2-3 चीजें जो है वो बड़ी अहम है। एक तो सोशल मीडिया कंपनियां जो है उनको 3 माह के अंदर जब रूल्स के डाटा को प्रोटेक्ट करने वाली बात मुझे कहीं समझ इसमें तो नहीं आ रही है सही साहब, क्योंकि यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ठीक है फहाशी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तशद्दुद अंगेज मवाद, नफरत अंगेज मवाद नहीं होना चाहिए। कोई भी शख्स किसी भी शख्स के खिलाफ शिकायत कर सकता है, कोई इदारा किसी शख्स के खिलाफ शिकायत कर सकता है। सहाफ़ी हजरात अक्सर इदारों की इनकॉम्पिटेंस, उनकी नाअहली, उनकी गफलत, उसको वो सामने लाते रहते हैं। तो फिर तो कोई भी इदारा शिकायत कर देगा। मतलब किसी अस्पताल के अंदर अभी हमने रिपोर्ट चलाई थी, एक अस्पताल लाहौर का है, वहाँ पे डेंगू के बेड्स नहीं है, उस पर कोई सहाफ़ी सोशल मीडिया पे अगर बात करता है तो कल को उठ के वो अस्पताल उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दे, शिकायत कर दे और उसका प्लेटफॉर्म बंद हो जाए। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई डाटा प्रोटेक्ट करने वाली बात तो नहीं लग रही है, तो मजीद कदगन लगाने वाली बात लग रही है। जी देखिए, कदगन लगाने वाली बात जो सेक्शन 29 इसमें डिफाइन किया गया, उसमें ये कहा गया कि जो डेजिग्नेटेड एजेंसी होगी, जिस तरह PTA को ये इख्तियार दिया जाएगा, उसको सब्सक्राइबर और डेटा तक रसाई दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जो सोशल मीडिया पे काबिल एतराज़ मवाद होगा उसकी बाकायदा शिकायत का मैकेनिज्म बनाया गया है। वो सोशल मीडिया कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में अपने दफातर खोलेंगी, यहाँ उनके फोकल पर्सन होंगे, वो उनके थ्रू PTA जो है, PTA को शिकायत की जो इफेक्टिव होगा वो शिकायत करेगा और वो उनको आगे शिकायत फॉरवर्ड करेंगे और 7 दिन के अंदर कौन तय करेगा सही साहब कि ये मवाद काबिल एतराज है या नफरत अंगेज है या शर्मंगेज है? इसको तय कौन, मतलब फर्ज करें कोई भी शख्स उठ के 22 करोड़ अवाम में से
कोई भी आदमी उठ जाएगा, मैं उठ जाता हूँ आपके खिलाफ शिकायत कर देता हूँ कि आपने अभी जो बीपर दिया है उसमें बात आपने जो की है वो मुझे नफरत अंगेज लगती है, तो उस पर शिकायत दर्ज हो जाएगी। देखिए, ये जो डिफाइंड रूल्स हैं उसके तहत जो नफरत अंगेज है वो फिरका वाराना मवाद नहीं होने चाहिए, इस्लाम के खिलाफ, रियासत के खिलाफ और टेररिस्ट एक्टिविटीज वाला जो मवाद है वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा किसी इदारे के खिलाफ अगर आप शिकायत करते हैं, आपके क्लास कोई एविडेंसेस है, आपने कोई वीडियो अपलोड की है, आपने कोई कंटेंट चलाया है, तो आपके पास कंक्रीट एविडेंस है, तो आप अथॉरिटी में पेश होंगे तो आपको पूरा सफाई का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो इस तरह की चीजें चल रही होती हैं जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और उसको सामने रखते हुए रियासत के खिलाफ भी बात की जा रही होती है, इदारों के खिलाफ भी बात की जा रही होती है, उसके हवाले से तो ये काफी हद तक एक पाकिस्तानियों का डेटा महफूज करने के लिए ये रूल्स लाए गए। और फिर टैक्स पेयर नहीं है, पाकिस्तानियों का डेटा यूज हो रहा है लेकिन उसका टैक्स पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। अब जब कंपनियां यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगी उसका टैक्स भी मिलेगा, लेकिन जो कंपनियों ने पहली दफा भी ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि जो हज़ारे राय की आज़ादी है, कम्युनिटी गाइडलाइंस जो होती हैं वो पूरी दुनिया के लिए सेम होती है, किसी स्पेसिफिक मुल्क के लिए अलग से गाइडलाइंस नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।